नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम जो हैं एनसीईआरटी की जो भी बुक है उसका दोस्तों सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं वह सारी चीज़ें डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम कोशिका नामक इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के बारे में जो भी डिटेल से क्लास को हम पढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत सी चीज़ें समझाई थी। जैसे कि कोशिका में बहुत से पार्ट जो है पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि मैंने पिछली क्लास में दोस्तों आपको बताया था कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, यदि जंतुओं में बात करेंगे, जंतुओं में बात करेंगे तो सबसे बाहरी परत जो है किसकी होती है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम जो है कोशिका नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने बहुत से जो इसके मुख्य पार्ट होते हैं उनको हमने पढ़ा है। अब हम इसके जो अन्य पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसी के अंदर जो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मैंने आपके लिए बताया था कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है। यह इसकी जो बाहरी परत होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, या कहें तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यदि पादपों की बात करें तो दोस्तों इसके बाहर एक और परत होती है जिससे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो इसके अंदर की जो संरचना है कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं? अंतःपरद्रव्य जालिका होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। यहीं पर दोस्तों आरएनए या कहें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। इसी के अंदर दोस्तों ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है? इसका केंद्रक होता है। यहाँ पर ये क्या है? इसका केंद्रक है। केंद्रक में ही दोस्तों यहाँ पर डीएनए, जिसको डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नाम से जाना जाता है, डीएनए यहीं पर पाया जाता है इसके केंद्रक में। और यहीं पर दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र भी यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्र में ही यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि एक्स और एक्स वाई जो होते हैं क्रोमोसोम्स, वो इसमें ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक में। आज हम बात दोस्तों इस केंद्रक के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की संरचना होती है, यहाँ पर कौन कौन से जो इसमें पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं। जैसे क्रोमेटिन पदार्थ, यहाँ पर ये जो जगह देख पा रहे हैं आप, जो है जैसे बीच में जो आप न्यूक्लियस को देख पा रहे होंगे कि यह क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके चारों ओर ये झिल्ली होती है, इसीलिए इस प्रकार की कोशिका को यूकोरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिसमें यह झिल्ली नहीं होगी उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आवरण नहीं होता है। ये बाहरी झिल्ली जो देख रहे हैं केंद्रक के चारों ओर, उसमें नहीं पाई जाती है। ये जो दोस्तों कोशिकाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो दोस्तों अब हम दोस्तों इसको एनसीईआरटी की बुक में जो भी दिया गया है उसके द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आपसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों हमें थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि हमें पता चले कि कोई भी जो इस क्लास को पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, या अन्य किस तरीके से इसको चैप्टर को पढ़ाया जाए। तो एनसीईआरटी को समझते हैं कि उसमें किस तरीके से इसका वर्णन किया गया है। अभी हम इनको दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, इनको अंतःपरद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर दोस्तों क्या होती है? श्वसन यानी ऊर्जा का निर्माण यहीं पर होता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हम जो पढ़ रहे थे कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे कि कोशिका की भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, इनके बारे में मैंने बताया था। इसके भी बारे में दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। हम कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे इस क्लास में कि जो कोशिका के अंदर, इसके जो अंदर भरा होता है जलीय पदार्थ, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जीव द्रव्य दोस्तों, जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? क्योंकि जीव द्रव्य से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और प्लस केंद्रक, क्या चीज़? केंद्रक, इनको मिला करके क्या बनता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि इसके अंदर कोशिका का जो द्रव्य भरा होता है उसको, और प्लस केंद्रक को उसके साथ में जोड़ा जाता है, तभी जीव द्रव्य कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम समझेंगे केंद्रक। केंद्रक में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहीं पर डीएनए, आरएनए अंतःपरद्रव्य जालिकाओं पर भी पाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और जैसे कि यहाँ पर अन्य जो, जैसे कि यहाँ पर पार्ट पढ़ेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया गया है। मैंने पिछली भी क्लास में आपके लिए बताया था। गोल्जी काय, लाइसोसोम, प्लास्टिड यानी कि जो लवक होते हैं जैसे हरित लवक, इनके बारे में भी हम डिटेल में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया है।
चलिए एनसीईआरटी को जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं या कहें तो हम इस यूनिट को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इसकी आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप हमें थोड़ा सा आप जो है हमें थोड़ा सा इसलिए ज़रूर बताएंगे कि हमें पता चले कि आपको इससे कितनी हेल्प मिल रही है। तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया करें। चलिए समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं और यहाँ पर हमने दोस्तों पूरी डिटेल पढ़ी थी कि किस तरीके से कोशिका की खोज की गई। और जीवित कोशिका की खोज जो है लोवेनहुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क से इसकी खोज की थी। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से तो दोस्तों ये जो क्लास है सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है। जैसे दोस्तों हम समझ रहे थे कि कोशिका की जो संरचना है वह किस तरीके की होती है। जैसे कोशिका की झिल्ली होती है सबसे बाहरी, उसके अंदर केंद्रक होता है और उसी में जो द्रव भरा होता है यानी जो तरल पदार्थ होता है उसी को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आगे हम जीव द्रव्य पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के अंतर्गत दोस्तों ये केंद्रक और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कोशिकाएं दोस्तों ये जो कोशिकाएं हैं दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसा केंद्रक वाली जिसमें दोस्तों केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी, वो यूकोरियोटिक यानी सेल या कहें तो कोशिका में यूकोरियोटिक सेल्स या दोस्तों ऐसी कोशिका जिनके केंद्रक के चारों ओर जो है झिल्ली पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, इसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी और सुस्पष्ट रूप से केंद्रक उसमें मिलेगा, तो उसे दोस्तों यूकेरियोटिक सेल कहेंगे। और जिसमें ऐसा नहीं होगा, जिस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होगी, उसे दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका के नाम से जाना जाता है। अभी हम दोस्तों इसे आगे समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि केंद्रक क्या है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली के जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके बारे में दोस्तों हमने पिछली ही क्लास में पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कौन की कोशिका दोस्तों, ये जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, जंतु कोशिका की। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है दोस्तों, पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है कोशिका भित्ति। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु या मानव की कोशिका जो होती है उसकी बाहरी परत। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोशिका भित्ति मैंने अभी आपके लिए बताया था कि कोशिका भित्ति कहाँ पर होती है, पादपों में पाई जाती है। कहाँ होती है, पादपों में। चलो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त यानी उसके अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। ये बाहर होती है। कोशिका भित्ति के कहाँ होती है, बाहर होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पादपों में क्या होता है, ये किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे आप समझते हैं दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा कोशिका की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा है, अब हम समझते हैं कि यहाँ किस तरीके की इसमें संरचना पाई जाती है। यह किसकी संरचना है, पादप कोशिका है। किसकी है, पादप कोशिका। तो सबसे बाहर वाली जो परत है दोस्तों वह क्या होगी, आप बताएंगे क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। कौन सी सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, इसकी कोशिका भित्ति होगी। उसके बाद इसमें कौन सी लेयर होगी, उसके बाद आएगी इसमें कोशिका झिल्ली। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सबसे बाहर वाली परत को क्या लिखा गया है, कोशिका भित्ति। तो इसके बाद होगी कोशिका झिल्ली। केवल पादपों में और कवक में और जीवाणु में पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ ये पादपों में नहीं पाई जाती है बल्कि जीवाणु में भी पाई जाती है दोस्तों कोशिका भित्ति, और कवक में भी पाई जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसका केंद्रक यहाँ पर है और केंद्रक के चारों ओर यदि झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के भी, तो यह यूकेरियोटिक सेल होगी। और यदि यह झिल्ली नहीं पाई जाएगी और केंद्रक जो है स्पष्ट रूप से नहीं चमकता है या स्पष्ट जो है नहीं होता है, तो उसे आध केंद्रक झिल्ली कहा जाता, आध केंद्रक कोशिका कहा जाता है, यानी उसे प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं।
तो इसी में दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि इसके बारे में दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की इसमें जो है पाई जाती हैं। यहीं पर दोस्तों ये आप पढ़ पाएंगे खुरदरी वाली। यहाँ पर जो खुरदरी होती है इसी के ऊपर दोस्तों राइबोसोम्स के अणु होते हैं, या कहें तो आरएनए यहीं पर पाया जाता है। तो केंद्रक जो होता है इसी में डीएनए, यहीं पर क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, यहीं पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये जो केंद्रक होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस क्लास में थोड़ा सा समझ लेते हैं। होंगे कि कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। अब मैं इसका एक विशेष पॉइंट बताता हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसे याद रखेंगे कि सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब इसका एक विशेष पॉइंट है, उसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैं अभी आपके लिए बताता हूँ, यहाँ पर एक विशेष पॉइंट है कि हम जो कोशिका के पार्टों का अध्ययन करते हैं तो उसको जो है कोशिका को रंगा जाता है। तो हम किससे रंग सकते हैं दोस्तों उसे, तो हम दोस्तों आयोडीन से रंग सकते हैं। कि कोशिका के जो हम पार्ट का अध्ययन करते हैं या इसके जो अंग हैं उनका अध्ययन करने के लिए कोशिका को आयोडीन विलयन से रंगा जाता है, जिससे जो इसके पार्ट हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम सेफ्रानिन, मेथिलीन ब्लू, इन विलयनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके अलावा दोस्तों, आयोडीन विलयन के अलावा अधिकतम हम आयोडीन विलयन का ही प्रयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और सबसे विशेष पॉइंट यह है, अभी जो आप पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने बताया था कि कोश का जो भित्ति है पादपों में तो पाई ही जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि पौधों में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, और जीवाणु या कहें तो बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को दोस्तों हाईलाइट किया है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती हैं। यानी कि जितने भी पर्यावरण में परिवर्तन होते तो उनको जो है पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है तो वो उसको जो है आसानी से सहन कर सकती है। आगे दूसरा पॉइंट समझेंगे आप कि केंद्रक के बारे में हम समझ रहे थे, कहाँ दोस्तों डीएनए होता है और डीएनए भी किस किस से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि इसी में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर यदि झिल्ली पाई जाएगी और उसी में दोस्तों छोटे छोटे क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, उन्हीं से दोस्तों गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से बताया गया है, ताकि यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटे और जो है परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पॉइंटों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि यदि आपको याद होगा कि हमने पहले प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी, यानी कि हमने दोस्तों जैसे कि प्याज की संरचना जो है कोशिका की संरचना से मिलती जुलती है, इसीलिए हमने प्याज के उदाहरण से समझा था। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि आयोडीन की जो बूंद डाली जाती है उससे उसके पार्ट जो हाईलाइट हो जाते हैं, और जो भी हम अध्ययन करेंगे आयोडीन की बूंद डाल करके यहाँ पर अध्ययन किया गया है। जैसे जब हमने आयोडीन का जो घोल डाला था तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी, ये इसमें बताई गई है ये प्रयोग करके। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल है उसको समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। ये विशेष पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है और अच्छी खासी जो परीक्षा होती है या कहें तो जिनमें थोड़ा सा टफ पेपर बनाया जाता है वहाँ पर इस तरीके से ही बनाया जाता है। जैसे केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत वाला, यानी 2 परत होती हैं, वहाँ पर एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि केंद्रक झिल्ली यदि केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है तो वो कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कही जाती है, और यदि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो वो प्रोकैरियोटिक कही जाती है। तो यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं, दोहरी परत वाला जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य, अब देखिए मैंने अभी आपके लिए बताया था कि केंद्रक होता है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे पहले केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर इसके एक आवरण है जो कि कोशिका झिल्ली है। फिर ये बड़ी कोशिका है और बड़ी कोशिका में जो दोस्तों यहाँ पर जलीय पदार्थ भरा होगा जिसको हम तरल पदार्थ कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य नाम से जानेंगे, या कहें तो तरल पदार्थ जो होगा उसका दोस्तों इस झिल्ली के माध्यम से ही आवागमन होगा। इसमें इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि ये जो द्रव्य है और इस केंद्रक को और इस द्रव्य को यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के दोस्तों जीव द्रव्य कहा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के
अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। तो अभी हमने समझा कि केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोशिका के विभाजन के समय छड़ाकार यानी कि रॉड सेल की तरह दिखाई देते हैं। इस तरीके की कुछ संरचनाएं उनकी होती हैं, इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, छड़ की तरह दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स। क्या चीज़? क्रोमोसोम्स। उसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो वो इस तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, विशेष पॉइंट है कि क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक गुणों वाला जो कि सूचना जो होती है वो डीएनए, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अम्ल कह दें या फिर एसिड कह दें, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ये डीएनए कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर है? केंद्रक में है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। आगे हम समझते हैं कि क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन, एक अभी प्रोटीन बताऊंगा, आप आगे पढ़ेंगे कि एक प्रोटीन होती है और प्रोटीन और डीएनए को मिलकर, ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बना होता है दोस्तों? डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स का निर्माण किस किस से होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। आगे आप समझेंगे कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। यानी डीएनए में आपको पता ही होगा कि डीएनए में बहुत सी जानकारियां होती हैं। इसी में दोस्तों, इसीलिए इसका तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को दोस्तों जीन कहा जाता है। तो डीएनए भी किससे मिलकर बना है दोस्तों? जीन से मिलकर बना है। यह भी आप जो है याद रखेंगे। डीएनए किससे मिलकर बना है? जीन से। और डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, या कहें तो क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है कि जिस कुछ कोशिका का जो है विभाजन नहीं होता है उसमें जो डीएनए है वह क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे क्रोमेटिन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो ये केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर ये झिल्ली है, और इसी झिल्ली में दोस्तों बहुत नहनी नहनी जो है धागे नुमा संरचनाएं होंगी। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। ये समझेंगे क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं के एक जाल की तरह पिंड होता है। चलिए इसकी जो है हम इसका वो समझ लेते हैं, संरचना किस तरीके की होती है। यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो इस तरीके का, जैसे कि ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर यह झिल्ली है। क्या है? यह झिल्ली है। केंद्रक के चारों ओर क्या है? केंद्रक झिल्ली है। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था, ये यदि केंद्रक है, क्या है? न्यूक्लियस है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप। इस केंद्रक के ये जो धागे नुमा संरचना पाई जा रही हैं, इन्हीं को दोस्तों क्रोमेटिन, और यदि ये विभाजित हो जाती है कोशिका तो ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। तो क्रोमेटिन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? केंद्रक के चारों ओर पाए जाते हैं, इस झिल्ली के अंदर। तो इस तरीके से इनकी संरचना होती है। यहाँ भी दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एक अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है कोशिका के अंदर, और उसी के ऊपर दोस्तों राइबोसोम्स पाए जाते हैं, या कहें तो आरएनए पाए जाते हैं। ये आप जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आरएनए इसके ऊपर पाए जाते हैं और अन्य स्थान पर भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इसका क्या है? केंद्रक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है धागे की तरह संरचनाओं वाला एक जाल का पिंड होता है। इस तरीके से आप जो है इसको याद रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यानी एक कोशिका विभाजित होगी, उससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कोशिका के विकास व परिपक्व को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। आगे आप समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया जैसे
कुछ जीव जो होते हैं, मैंने अभी आपके लिए बताया था बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पर आप समझेंगे कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि केंद्रक किस तरीके का होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो दोस्तों जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वहाँ पर केंद्रक जो है स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए इस कोशिका को दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल या कहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसा कि स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ रहते हैं या पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में बात करी थी, वही क्रोमेटिन पदार्थ जो है ऐसी ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को दोस्तों केंद्रकाय या कहें तो केंद्रकाभ या कहें तो सेंट्रोइड यानी कि केंद्र की तरह, यानी कि ये जो आध प्रकार का केंद्रक होता है, पूरी तरह से केंद्रक जो है चमकता नहीं है या केंद्रक की तरह होता है, सेंट्रोइड होता है। क्या होता है? केंद्रक की तरह होता है, केंद्रकाय कहते हैं। आगे आप समझेंगे कि ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, जिसे प्रो प्लस आधे से मिलकर बना होता है, अतः तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो वह कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए शुरुआत में भी बताया था, कई बार बता चुका हूँ, वही पॉइंट यहाँ पर आप समझेंगे। कोशिका द्रव्य यानी कि जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है, द्रव भरा होता है, तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जैसे कि मान के चलिए ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर यह केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर यदि झिल्ली है और इसके अंदर भी दोस्तों क्या होगा, एक पदार्थ भरा होगा, तरल पदार्थ भरा होगा, और इस तरल पदार्थ और प्लस इस केंद्रक को मिला करके तभी उसे जीव द्रव्य की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर आप समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते, यानी कि वास्तविक केंद्र नहीं होता है, आधे प्रकार का इसमें केंद्र पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल इसीलिए इसको कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं या कहे तो सेल होती हैं, उनमें केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। उनमें क्या पाई जाती है? केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है और झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जिस भी झिल्ली में दोस्तों केंद्रक के चारों ओर, यहाँ दोस्तों आप समझ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी कहलाती हैं, जिनमें केंद्रक के चारों ओर यदि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो उसे दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल न कह करके यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे, इस तरीके से दोस्तों इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि यदि केंद्रक के चारों ओर जो है कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो उसे यूकैरियोटिक सेल, और यदि नहीं पाई जाती तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यदि आपके लिए क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें, और आगे की क्लास भी आपके लिए अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। आप जो है यदि किसी अन्य चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसका भी कमेंट में नाम लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको पता ही होगा कि मैं पहले किसी दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा था, जीमेल लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से वहाँ पर कोई भी क्लास नहीं हो रही है। इस चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ लगभग डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि क्लास आपके लिए ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो। साथ ही अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।